रेलवे का सफर हुआ 2% महंगा, 10 अक्टूबर से माल भाड़े में भी होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौतम मिश्रा। 7 PM इंडिया पर बात करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों की। और सबसे पहले बात आसाराम की। आसाराम के बाद उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। सूरत में उनके खिलाफ रेप का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने साईं की तलाश तेज कर दी है। साथ ही उनके विदेश भागने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने नारायण के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। अध्यात्म का तो पता नहीं, लेकिन आरोपों के मामले में तो नारायण साईं आसाराम को भी पीछे छोड़ चुके हैं। नया मामला सूरत का है, जहां दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। सूरत की पुलिस नारायण साईं की तलाश में जुट गई है, लेकिन साईं का कोई अता पता नहीं चला है। लुकआउट नोटिस इशू किए हैं। ये प्रिकॉशनरी मेजर है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई आरोपी लगता है कि उनकी सामर्थ है बाहर जाने की, तो हम लोग नॉर्मल कोर्स में इमिग्रेशन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं। सिर्फ आसाराम ही नहीं, बल्कि नई FIR में लगभग आसाराम के पूरे खानदान का जिक्र है। नए मामले में आसाराम, उनके बेटे नारायण साईं, आसाराम की पत्नी और बेटी के अलावा 3 सेवादारों के भी नाम लिए गए हैं। नारायण साईं गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं विदेश न भाग जाए, इसलिए सूरत पुलिस ने नारायण साईं के अलावा आसाराम की पत्नी और बेटी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि आसाराम के आश्रम की तरफ से बयान आया है कि नारायण साईं भागे नहीं है और किसी आश्रम में ध्यान लगाए बैठे हैं, लेकिन वो आश्रम कौन सा है, इस पर कोई बयान नहीं आया है। मुझे समझ में नहीं आया ये किस प्रेशर में लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अगर ठीक है उन्होंने जो चीज समझा होगा उन्होंने किया होगा, लेकिन ये संत लोग हैं, ये ज्यादा से ज्यादा होंगे तो किसी आश्रम में ध्यान भजन पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर किसी मंदिर में या किसी विद्यापीठ, आजकल नवरात्रा चल रहा है तो अनुष्ठान चल रहा होगा। उधर नारायण साईं की गिरफ्तारी को लेकर कई जगह हंगामा हुआ। जयपुर में आसाराम के आश्रम में तोड़फोड़ तक हो गई। नए आरोपों और पुलिस की सख्ती देखकर तो यही सवाल उठते हैं कि क्या आसाराम के बाद जेल जाने का नंबर नारायण साईं का है? क्या जल्द ही नारायण साईं की भी गिरफ्तारी होने वाली है? सूरत से श्वेता सिंह के साथ मेहुल झाला, लाइव इंडिया, अहमदाबाद। आसाराम की मुश्किलें बढ़ती जा रही और रोज नए खुलासे हो रहे हैं उनकी करतूतों के। पुराने मामलों में इंसाफ की मांग तेज हो गई है। मामला 2008 का है, जब आसाराम के आश्रम में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस मौत को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, परिवार ने पहले भी सवाल उठाए थे, लेकिन अब आसाराम और उनके बेटे जिस तरीके से फंसे, उसके बाद पुराने मामलों को लेकर भी जांच की जाए और निष्पक्ष जांच हो, इसकी मांग तेज हो गई है। आज ये 2 दिन के अनशन पर हम इसलिए बैठे हुए हैं कि 5 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें एक विश्वास दिलाया था, हमकर एक भरोसा दिया था कि हम जब अनशन पर 5 साल बैठे थे, तब हम CBI की तपास की मांग के लिए बैठे थे। तब हमको एक हमारे साथ धोखा किया मुख्यमंत्री ने और हमको एक विश्वास दिलाया था, भरोसा दिलाया था कि हमारी गुजरात की पुलिस सक्षम है और आपके बच्चे का हत्यारा को हम ढूंढ निकालेंगे और उसको सजा दिलाएंगे। कि 5 साल के बाद भी आज तक मुख्यमंत्री ने किसी भी या CM साहब ने, गुजरात सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आज तक जो भी अभी भी जो कलम लगाई वो बेदरकारी की कलम लगाई है। हमारे दोनों बच्चों के हत्या हुई है, मार डाला है, लेकिन जो गुनाह सरकार ने करवाए हैं, जो दाखिल करवाई है कलम, वो सब बेदरकारी की दाखिल करवाई है। आज गुजरात की जनता को जो एक साथ हमारे साथ जुट गई थी, वो हम लोग ये कहना चाहते हैं, गुजरात सरकार ने हमारे पास कैसा विश्वासघात किया है आप भी जानिए। हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हैं अनशन पे कि गुजरात सरकार की जो काला चश्मा पहना है आसाराम का, वो उतारे और जनता की आवाज सुने। पटना में मोदी की हुंकार रैली को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। जेडीयू के ऊपर आरोप लगाया है बीजेपी ने और कहा कि नीतीश कुमार जानबूझकर सियासत कर रहे हैं और जगह नहीं दे रहे रैली को लेकर, और इसीलिए राष्ट्रपति का कार्यक्रम भी उसी दिन रखा गया है। नरेंद्र मोदी की पटना रैली में नीतीश कुमार विघ्न डाल रहे हैं।
ये आरोप लगाया है बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने। दरअसल 27 अक्टूबर को पटना में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली प्रस्तावित है, लेकिन सुशील मोदी ट्वीट कर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश ने जानबूझकर राष्ट्रपति के बिहार दौरे का कार्यक्रम 26 और 27 अक्टूबर को पटना में रखा है। नीतीश कुमार ने जानबूझकर राष्ट्रपति के बिहार दौरे का कार्यक्रम 26 और 27 अक्टूबर को पटना में रखा है। पूरे शहर में बैरिकेडिंग होगी जब तक राष्ट्रपति का प्लेन उड़ान नहीं भरेगा। नरेंद्र मोदी के प्लेन को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। रैली को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नीतीश पर हमलावर हो गई है तो उसे मोदी की रैली की भी चिंता सता रही है। इसलिए सुशील मोदी ने नीतीश पर हमले के साथ ही राष्ट्रपति से भी कार्यक्रम पर विचार करने की अपील की है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की पटना में होने वाली रैली से राष्ट्रपति को अवगत नहीं कराया। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति को अंधकार में रखा। राष्ट्रपति अपने दौरे पर विचार करें। रैली 4 महीना पहले से प्रस्तावित है और बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ी चालबाजी करके महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम लिया है। लेकिन मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री लाख कोशिश कर लें, उस दिन जो जैन सैलाब उमड़ेगा, अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री खुद जिम्मेवार होंगे। सुशील मोदी के आरोपों के बाद खुद सीएम उस मुद्दे पर सफाई देने के लिए सामने आए और कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम से राज्य सरकार को कोई लेना देना नहीं है। दौरा राष्ट्रपति भवन ने तय किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति भवन से ही आया है और ये कार्यक्रम पहले ही से आया हुआ है। पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यक्रम अपने निर्धारित वक्त पर होता है तो क्या मोदी अपनी रैली टालेंगे? अमित कुमार, लाइव इंडिया, पटना। अलग तेलंगाना राज्य गठन पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लगने के बाद आंध्र प्रदेश में विरोध की आग भड़क गई है। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी का बेमियादी अनशन जारी है। वहीं तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू केंद्र के इस फैसले के विरोध में आज से दिल्ली में अनशन पर बैठ गए हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित विभाजन के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में दोपहर 2 बजे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के विभाजन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा बड़े स्तर पर हिंसा किए जाने के मद्देनजर विजयनगरम में कर्फ्यू लगा दिया गया है और जिला अधिकारियों ने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सोमवार को प्रधानमंत्री से मिलकर हालात की जानकारी दी। दिस इज द प्ले ऑफ कांग्रेस पार्टी। वन साइड दे आर अलाइंड विथ टीआरएस, they are saying openly merger with TRS. On the other side, they wanted to align with YSR Congress. They want to play all dirty politics. All these things, Congress is responsible. उधर जगन रेड्डी हैदराबाद में शनिवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं और उनके समर्थक गुस्से में हैं। आंध्र के कई जिलों में हिंसा, आगजनी और प्रदर्शन की खबरें हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से बड़े स्तर पर हिंसा किए जाने के मद्देनजर विजयनगरम में कर्फ्यू लगा दिया गया है और जिला अधिकारियों ने देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। सीमांध्र में 13 जिलों के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे इन जिलों में आंशिक या पूर्ण रूप से अंधेरा छा गया है। कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई विलंब से चल रही हैं। The state is bifurcated, so we will not even have drinking water. It's a reality. Without a cabinet resolution, without an assembly resolution, what these people are wanting to do would put this state in a very pathetic state. रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि सोमवार को हिंसा की घटनाओं में 30 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्धसैन्य बलों और राज्य पुलिस के जवानों को शहर और उसके बाहरी इलाकों में तैनात किया गया है। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से तीसरे मोर्चे के गठन का शिगूफा छेड़ दिया है। मुलायम सिंह ने कहा तीसरा मोर्चा बनेगा लेकिन चुनाव के बाद, और इसके लिए वाम मोर्चे से बात भी चल रही है। कांग्रेस ने इस बयान पर, इस दावे पर चुटकी ली है तो बीजेपी ने कहा कि मुलायम सिंह दिन में सपना देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिल्ली कार्यालय में सोमवार को जब समाजवादी दरबार सजा तो नजारा दिलचस्प रहा। कभी कर्नाटक में बीजेपी में दमदार नेता रहे बाबा गौड़ा पाटिल नेताजी के बगल में बैठे नजर आए। भगवा दामन छोड़ समाजवादी झंडा थामने का उन्हें इनाम भी मिला और मुलायम ने उन्हें कर्नाटक में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा नेताजी के सामने तीसरे मोर्चे का सवाल उठना ही था। और जब सवाल सामने आया तो नेताजी ने तपाक से मोर्चे की उम्मीद भी जगा दी, लेकिन ये कहना नहीं भूले कि मोर्चा बनेगा भी तो चुनाव के बाद। जीत के आएंगे होगा और उसके बाद तीसरा मोर्चा बनेगा और पूरा प्यार समाजवादी पार्टी भी करेगी और वामपक्षी दल के उनका प्रचार के कारण और इंडिया दल का हमारी पार्टी करेगी और पार्टी बढ़ेगी। मुलायम ने तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने का दावा कर ही दिया तो उसके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का सवाल भी उठना लाजमी था, लेकिन नेताजी इससे बचते नजर आए। लेकिन जुबान फिसल ही गई। प्रधानमंत्री पद का तो एक ही ऐलानिया उम्मीदवार है। हालांकि बीजेपी की नजर में तीसरा मोर्चा ऐसा सपना है जिसे मुलायम दिन में ही देख रहे हैं। ये तो रही बीजेपी की बात। तीसरे मोर्चे की बात कांग्रेस के भी गले से नीचे नहीं उतर रही है। उसने तंज कसने में देर नहीं लगाई कि सालों से तीसरे मोर्चे की बात वो भी सुनती ही रही है। भाई ये तीसरे मोर्चे की चर्चा सुनते सुनते मुझे तो 25 साल हो गए, पर ये तीसरा मोर्चा वजूद में कभी ऐसा नहीं। मुलायम के बयान पर चाहे जितना भी बवाल मचे, लेकिन जिस तरह उन्होंने तीसरे मोर्चे के गठन की बात चुनाव के बाद तक के लिए कहा दी है, उससे साफ है कि फिलहाल वो अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं। अगर अभी से तीसरा मोर्चा बन गया तो हो सकता है कि उनकी भी उम्मीदों का आसमान छोटा पड़ जाए। दादाब सिद्दीकी के साथ नमन अमगाई, लाइव इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में शिलान्यास किया मेगा फूड पार्क का, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद होते हैं लेकिन इसकी प्रोसेसिंग विदेशों में होती है और इसकी वजह से इसका फायदा यहां के लोगों को नहीं मिल पाता। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आम कौन सा स्टेट पैदा करता है? जोर से बोलो भैया। उत्तर प्रदेश। प्रोसेसिंग कहां होती है? पूरा का पूरा एक्सपोर्ट होता है। कहां से एक्सपोर्ट होता है? दिल्ली से एक्सपोर्ट होता है। और जो यूपी का किसान है, जिसका आम आज लंदन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, उसको जितना फायदा होना चाहिए नहीं हो रहा है। आपके जेब पर महंगाई की एक और मार। जी हां, रेल टिकट अब से पहले के मुकाबले 2% महंगा हो गया है। बढ़ा हुआ किराया आज से ही लागू हो गया। साथ ही माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में आपकी जेब पर महंगाई का करंट लगना तय है। रेल के मुसाफिरों का सफर सोमवार से महंगा हो गया है। रेल किराए में 2% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही माल भाड़े के किराए में भी 1.7% की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ माल भाड़ा 10 अक्टूबर से लागू होगा। रेलवे ने बिजली और डीजल के दामों में वृद्धि को आधार बनाकर किराए में बढ़ोतरी की है। बड़ा किराया एक्सप्रेस मेल, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और पैसेंजर ट्रेनों के फर्स्ट क्लास पर लागू हुआ है। रेलवे ने इन ट्रेनों के किराए बढ़ाने के साथ ही सेकंड क्लास फ्लैग चेंज का जो फार्मूला अपनाया है, उससे लोकल ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए हैं। पहले 1 से 30 किलोमीटर तक सफर करने पर लोकल ट्रेन का किराया सिर्फ 5 रुपए था, लेकिन नए स्लैब में 1 से 20 किलोमीटर के लिए 5 रुपए देने होंगे। वहीं 20 किलोमीटर से ज्यादा जाते ही 10 रुपया किराया लगेगा। हालांकि मासिक पास में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपनगरीय ट्रेनों के सेकंड क्लास और मासिक पास का किराया भी नहीं बढ़ाया गया है।
नया किराया उन टिकटों पर भी लागू होगा जिनकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। टिकट में बढ़ोतरी से लोग खासे परेशान हैं। आम आदमी को ऊपर फर्क पड़ेगा। वैसे ही हर चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं और ऊपर से किराया बढ़ गया। किराया बढ़ने से क्या होगा कि दूसरी चीजों के दाम और बढ़ जाएंगे। हर एक आम आदमी दुखी है इस गवर्नमेंट से, क्योंकि आने वाले समय में ना जाने कि ये गवर्नमेंट हम लोगों को जीने देगी नहीं जीने देगी। सरकार को कुछ करना चाहिए। परेशान हो रहा है आदमी, इतना महंगाई बढ़ रहा है, हर चीज रेल का भी किराया बढ़ रहा है, मुश्किल हो रहा है, आदमी को परेशानी बढ़ रही है। ये तो सब कुछ बढ़ा रहा है, बहुत फर्क पड़ेगा आदमी को, आम आदमी को बहुत फर्क पड़ेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। रेलवे ने बिजली और डीजल के बड़े दामों को किराया बढ़ाने का आधार बताया है। वैसे माना जा रहा है कि रेल किराए में बढ़ोतरी की एक वजह रेलवे कर्मचारियों को दिए जाने वाला बोनस भी है। सरकार ने इस साल 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। इस साल में ये रेलवे किराए में तीसरी बढ़ोतरी है, कभी कलर्जिकल चार्ज के नाम पर तो कभी तत्काल सेवा के टिकट पर। और इस बार महंगाई की मार रेलवे टिकट पर पड़ी है। आने वाला समय रेल यात्रियों के लिए मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि सफर महंगा हो चुका है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ शैलेंद्र सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मूर्तियों के विसर्जन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। मूर्तियों का विसर्जन जिस तरीके से किया जाता है उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मूर्तियों को गंगा और यमुना नदी में विसर्जित करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इन नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए दायर याचिकाओं पर यह फैसला लिया है। यहां तक कि इको फ्रेंडली प्रतिमाओं पर भी रोक लगी रहेगी। पिछले दिनों गंगा और यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कई जनहित याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर राज्य सरकार को मूर्ति विसर्जित करने के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा है। और 7 PM इंडिया में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे दिल्ली में कितनी सुरक्षित है महिलाएं। मैं अगर मगर का जवाब देता नहीं। कौन सी पार्टी आती है कौन सी पार्टी नहीं आती है तो एक अलग मसला है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राजनीति बदलने वाली है। सरकार जिसकी भी हो वो एक ऐसी सरकार हो जो जनता की सेवा करता है। कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं आती, इसमें बुराई क्या है? मुख्यमंत्री कौन होगा ये सोनिया जी, राहुल जी और हमारे विधायक पर। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। मेरा नाम जोशुआ सिंधिया है। मैं अगर मगर का जवाब देता नहीं। कौन सी पार्टी आती है कौन सी पार्टी नहीं आती है तो एक अलग मसला है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राजनीति बदलने वाली है। सरकार जिसकी भी हो वो एक ऐसी सरकार हो जो जनता की सेवा करता है। कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं आती, इसमें बुराई क्या है? मुख्यमंत्री कौन होगा ये सोनिया जी, राहुल जी और हमारे विधायक पर।
स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ वारदातों में कमी आने की बजाय इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी है। यहां के एक कर्मचारी के साथ जब छेड़छाड़ की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो महिला ने पिछले दिनों आत्मदाह की कोशिश की थी। आज पीड़ित महिला की मौत हो गई। और दूसरी खबर दिल्ली से ही है। बिंदापुर इलाके में एक बाइक सवार ने गोली मारकर महिला की हत्या कर दी। तीसरी खबर भी दिल्ली से ही है। दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल्स पर महिलाओं के साथ रेप के आरोप के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज की महिला लैब असिस्टेंट की मौत के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ कॉलेज के टीचर्स एसोसिएशन ने आज धरना दिया। टीचर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हो ताकि जिससे महिला को इंसाफ मिल सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में महिला का शोषण, अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप, इंसाफ की गुहार लगाते लगाते हार गई जिंदगी की जंग। अंबेडकर कॉलेज की महिला लैब असिस्टेंट ने 30 सितंबर को खुद को आग के हवाले कर दिया था। उसने ये कदम अपने मामले की सुनवाई न होने के बाद हताशा में उठाया था। महिला का आरोप था कि कॉलेज का प्रिंसिपल उसका शोषण करता है। आत्मदाह के बाद महिला को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सोमवार सुबह ये महिला जिंदगी से हार गई। महिला की मौत के बाद टीचर्स एसोसिएशन का गुस्सा फूटा और कॉलेज में उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये पवित्रा के फेवर में जो हमने गवाही दी उसका हमें ये प्रिंसिपल ने एक इनाम दिया है कि आपने आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें, क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जाहिर तौर पर पवित्रा के साथ यहाँ पर जो हुआ उसके लिए उन्होंने एक बुलंद आवाज उठाई और यहाँ पर अब जितने भी तमाम टीचर्स हैं उनकी मौत के बाद अब ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जो आवाज उन्होंने उठाई है कम से कम उसको अंजाम तक पहुँचाने की बात टीचर्स एसोसिएशन के लोग अब कह रहे हैं। अंबेडकर कॉलेज का टीचर्स एसोसिएशन भले ही प्रिंसिपल पर आरोप लगा रहा हो, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल खुद को पाक साफ बताकर इस पूरे मामले से बचने की कोशिश कर रहा है। कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है इन चीजों का, बिल्कुल बेबुनियाद है। और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, उसमें से कुछ नहीं मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपेक्स बॉडी है, वो 156 पेजेस रिपोर्ट है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उसमें कुछ नहीं मिला। उधर महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी को 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब उसका एक ही मकसद है, मरहूम पत्नी को इंसाफ दिलाना। लिहाजा इंसाफ की लड़ाई वो जारी रखेंगे। कब से ये लड़ाई चल रही थी और जिस तरह से इंसाफ आप लगातार उम्मीद कर रहे हैं, अब कैसे आपकी रणनीति रहेगी? क्या करना है? अब तो चाहेंगे पुलिस FIR दर्ज करे और आगे उस पर कार्रवाई करे। खास बात यह है कि महिला का पति दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है, लेकिन ना तो जीते जी महिला की सुनी गई और न ही मरने के बाद कोई इंसाफ। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अगर पुलिस इस परिवार के साथ ये सलूक कर रही है तो आम जनता की रखवाली की जिम्मेदारी कौन लेगा? रवि जलोत्रा के साथ मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। जरा उस महिला का सोचिए जिसका एक बच्चा है और वो इसी के लिए नौकरी कर रही थी, यौन शोषण का शिकार बन रही थी। इनकार किया तो नौकरी भी जाती रही, लेकिन हालात तब बद से बदतर हो चले जब दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी उसकी नहीं सुनी। ऐसे में सवाल DU एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर भी खड़े होते हैं। पीड़ित महिला की मौत पर सवाल, क्यों यूनिवर्सिटी प्रशासन ने महिला की शिकायत पर नहीं की कार्रवाई? क्यों प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की जांच नहीं की गई? जिस तरह के आरोप प्रिंसिपल पर लगे उसके बाद किस आधार पर नौकरी से महिला को निकाल दिया गया? कॉलेज कैंपस में महिला कर्मचारी और छात्राओं की सुरक्षा का जिम्मा किसका है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब तक DU प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? और अब तक आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल खड़े होते। पीड़ित महिला की मौत पर भी सवाल है। पिछले हफ्ते चेन्नई में हुई BCCI की AGM में अपने कार्यकाल को 1 साल और बढ़वाने के बावजूद बोर्ड के अध्यक्ष श्रीनिवासन की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। अपने दामाद गुरुनाथ मयप्पन की करतूतों के चलते देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट श्रीनिवासन को राहत देने के मूड में कतई नजर नहीं आ रही है। पहले छीनी गद्दी,
बिना पावर के बनाया पॉज। अब खारिज किया जांच पैनल, नए पैनल से तहकीकात कराने के दिए निर्देश। जी हां, बीसीसीआई के बॉस एन श्रीनिवासन के लिए यही वो सुप्रीम छक्के हैं जिन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनाकर एक बार फिर बिन पावर के बॉस को ये एहसास दिला दिया है कि वो सिर्फ बीसीसीआई में नाम के बॉस हैं। दरअसल श्रीनिवासन के खिलाफ दायर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक इस मामले में कोई आखिरी फैसला नहीं हो जाता तब तक बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहने के बावजूद श्रीनिवासन को बोर्ड के रोजमर्रा के कामकाज से दूर ही रहना होगा। यानी श्रीनिवासन की मुश्किलें बीसीसीआई का लगातार दूसरी बार बॉस बनने के एक हफ्ते बाद भी जस की तस बरकरार है। नए पैनल से कराएं जांच। श्रीनिवासन को राहत न देने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को एक नए जांच दल से आईपीएल में हुई स्पॉट फिक्सिंग की जांच कराने का भी सुझाव दिया है। अदालत ने इसके लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में एक नया 3 सदस्यीय जांच दल भी बनाने का प्रस्ताव दिया है। हम लोगों के आज के ऑब्जेक्शन के बाद बेंच ने रिजेक्ट करते हुए बेंच ने अपने तरफ से 3 नाम दिए हैं दोनों पार्टियों को। मिस्टर मुदगल रिटायर्ड जस्टिस, मिस्टर एल नागेश्वर राव सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड सम मिस्टर नीलेश दत्ता। अदालत ने इस जांच दल के लिए जस्टिस मुदगल के अलावा वरिष्ठ वकील नागेश्वर राव और नीलेश दत्ता के नाम सुझाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पैनल पर मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। बहरहाल अदालत के रुख से साफ है कि श्रीनिवासन की मुश्किलें जल्दी खत्म नहीं होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। और इसी के साथ 7 PM इंडिया में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। मेरा नाम जोधा है सुखंदिया में। मैं अगर मगर का जवाब देता नहीं। कौन सी पार्टी आती है कौन सी पार्टी नहीं आती है तो एक अलग मसला है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राजनीति बदलने वाली है। सरकार जिसकी भी हो वो एक ऐसी सरकार हो जो जनता की सेवा कर पाए। कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं आती, इसमें बुराई क्या है? मुख्यमंत्री कौन होगा ये सोनिया जी, राहुल जी और हमारे विधायक तय। नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेंच पर, का बूढ़ा पहन लेते हैं। नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपया बढ़ रहा है। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। रेप का केस दर्ज होने के बाद पुलिस को शक विदेश भाग सकते हैं नारायण साईं। मां बहन के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी, आश्रम की सफाई, साईं नहीं हुए फरार। आसाराम के मुटेरा आश्रम में 5 साल पहले हुई 2 बच्चों की संदिग्ध मौत की जांच की मांग तेज, अनशन पर बैठा परिवार। जयपुर आश्रम में नाराज लोगों ने की तोड़फोड़। महिला कर्मचारी की मौत के बाद दिल्ली के अंबेडकर कॉलेज में हंगामा, आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लैब असिस्टेंट ने प्रिंसिपल पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। मुलायम का दावा, चुनाव के बाद बनेगी तीसरी मोर्चे की सरकार। वाम मोर्चे से बातचीत जारी, कांग्रेस ने निश्चित की कहा 25 साल से सुन रहे हैं तीसरे मोर्चे की बात। मोदी की पटना रैली के दिन राष्ट्रपति के कार्यक्रम पर नीतीश की सफाई, कहा बीजेपी फैला रही है सनसनी। बीजेपी का आरोप, डरे नीतीश ने की रैली रोकने की साजिश।
आंध्र के बंटवारे के खिलाफ अनशन पर बैठे नायडू को मिला शरद यादव का साथ। जगन के अनशन का तीसरा दिन, आंध्र के मंत्रियों ने पीएम से की इस्तीफा स्वीकार करने की मांग। सीमा पर जारी मुठभेड़ को लेकर तीनों सेना प्रमुखों की प्रधानमंत्री